आज भारत के सामने और दुनिया के सामने, और आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पे पूरे दुनिया के अंदर एक आतंकवाद एक दुनिया के सामने बहुत बड़ा, जिसे कहना सकते हैं चुनौती है, थ्रेट है। क्या आपको लगता है कि आज 2020 में समय आ गया है कि हम इस पेट को इस पेट कहें, रादर देन उसके ऊपर उसको बड़ा कोजी बनाएं, कुछ उसको खूबसूरत शब्द ढूंढे और फिर उसको थोड़ा डाइल्यूट करें? तो मैं अपनी बातों में ये कहता रहा हूं कि हमें अगर कोई चैलेंज है तो उसको सीधे कहना चाहिए। तो मेरा आपसे सीधा और सपाट सवाल यह है कि आज दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। क्या आप ये मानते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया को अपने उस पूरे जकड़ में ले रहा है, और लोग इस इस्लामिक आतंकवाद से शायद इसलिए लड़ने में कहीं कहीं असमर्थ पा रहे हैं क्योंकि वो इसको इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहना चाहते, उसको कुछ आतंकवाद कुछ और, कभी कभी पूरा वेस्ट समझता था ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। 9/11 के बाद दुनिया ने कहना शुरू किया। एक यूथ, एक लिटरेरी फिगर, एक पॉलिटिकली अवेयर, एक संस्कारी फैमिली, उसके मसमंजर में आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद पे आज आपका क्या कहना है? देखिए, ये नाट्य शास्त्र में बड़े सुंदर तरीके से हमारे पूर्वज कह गए कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम, कि सत्य कहो। उन्हें यह नहीं कहा कि असत्य कहो, सत्य कहो, लेकिन प्रेम से कहो। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेम से कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आप देखेंगे कि कई बार हमारे जो टीवी चैनल्स में रात 9 बजे जो डिबेट जो होता है, जो डिबेट तो छोड़ दिए, ऐसा लगता है कि द्वंद्व युद्ध हो रहा है। यस 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 यस। और कई लोग इतने जोर से बात करते हैं कि अगर आप टीवी बंद भी कर दें तब भी उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाती है। और फिर इससे समाधान का हल नहीं निकलता है। जो लेजेंड ऑफ सुहेल देव में मैंने जो बात की है, महमूद गजनी की बात की जी, और जिस क्रूरता से तुर्कियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, उसे मैंने छिपाया नहीं है, दिखाया है। मैं शिव भक्त हूं। सोमनाथ जी के साथ हुआ, मुझे लिखते लिखते आंख में आंसू आ रहे थे। सोमनाथ जी पर जो आक्रमण किया और जो पाप हुए हमारे पूर्वजों के ऊपर, और आप देखेंगे कि जो प्री ब्रॉन्ज एज जो सिविलाइजेशंस हैं, इनमें से मात्र एक मां भारती की संस्कृति है जो आज तक जिंदा है। सिर्फ हमारी संस्कृति, बाकी सब ध्वस्त हो गए। ग्रेको रोमन को देख लीजिए, इजिप्ट को देख लीजिए, मेसोपोटामिया को देख लीजिए, कुछ मतलब उनमें से एक भी जिंदा नहीं है, म्यूजियम पीसेस है। ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया, जो उस जमाने का मतलब 7वीं शताब्दी के पहले पूरे दुनिया भर में सबसे महान सभ्यताओं में उनका नाम लिया जाता था, ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया। जब अरबों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, 30 से 50 साल में पूरा उनकी जो संस्कृति थी सब ध्वस्त हो गए, सब बर्बाद हो गए। उनके जो फायर टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, सब गिरा दिए गए। उनके जो यूनिवर्सिटीज थे, विश्वविद्यालय, सब जला दिए गए। और उनकी संस्कृति अगर आज कहीं जिंदा है तो हमारे भारत देश में, क्योंकि उन्हें मां भारती ने श्रेय दी। जो पारसीज जो हैं वो उनके ही वंशज हैं, जो राष्ट्र। तो ये एक बात तो है, हम अपने पूर्वज से सीख सकते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं, क्योंकि वो मानते थे जब लड़ना है तो लड़ो। उनका ये मानना नहीं था कि कोई हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल दिखाएंगे। उनका ये मानना था कि पहला वार हमारा नहीं होगा, लेकिन तुम गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम मुक्का मारेंगे, वापस एक थप्पड़ नहीं मारेंगे, मुक्का मारेंगे। तो पहला वार शायद तुम्हारा हो, आखिरी वार हमारा हो।
हमारे पूर्वजों की संस्कृति ये थी कि हम दूसरों के ऊपर पाप नहीं करेंगे, लेकिन पाप सहेंगे भी नहीं। इसीलिए आज भी 1000 साल बाद सिर्फ मां भारती की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। जिस तरह से हमें इतिहास सिखाया गया है वो गलत तरीके से सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि हमारे पूर्वज कमजोर थे, कायर थे, हारते रहे। एकदम बकवास है, वो सही नहीं है। वो हमारे पूर्वज बहुत शौर्यवीर थे, लड़े वो, और कभी हार नहीं। आप हारते कब हैं? जब आप हार मान लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। सोमनाथ जी पर 17 बार आक्रमण हुए, हर बार हमने मंदिर को फिर से खड़ा किया, हार नहीं मानी हमने, इसलिए आज हम जिंदा हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत जरूरी है, और हमारे पूर्वजों का यही एटीट्यूड रहा है। हमारे पूर्वज कायर नहीं थे, दुनिया में सबसे शूरवीर थे, इसीलिए तो आज हम जिंदा हैं। लेकिन एक बात वो हरदम याद रखते थे, और जो मैंने लेजेंड ऑफ सुहेलदेव में भी कहा है कि अगर आप किसी राक्षस से लड़ रहे हैं, और मैं वो टर्की इन्वेजन्स की बात कर रहा हूं, सबसे कठिनाई की बात यह नहीं है कि आप उसको हरा देंगे या हार जाएंगे ना। सबसे गंभीर बात यह है कि उससे लड़ते लड़ते आप खुद राक्षस ना बन जाए। आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी लड़े थे, कितना लड़े थे, लेकिन कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते थे, चाहे वो शत्रु का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो मानते थे कि हम लड़ रहे हैं लेकिन हम धर्म के साथ लड़ेंगे। तो ये एटीट्यूड कैसे आए? यही हमें सीखना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों से हमें यही सीखना पड़ेगा। हम जो आम आदमी है, हम जो कहते रहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, ये सही है, सत्य है, महाभारत में कहा गया है। लेकिन एक अलग लाइन भी है, धर्म अहिंसा तथैव च, कि भाई हमारा जो पड़ोसी देश है, जो बार बार जो आतंकी भेजता रहता है, और खुद अपने ही देश को बर्बाद कर दिया है उसने, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, खुद अपने देश को बर्बाद कर गया है वो। लेकिन जब आएगा तो हम ये हार नहीं पहनाएंगे उसको। अगर वो आएगा तो हमारे सैनिक जोर से लड़ते हैं, और लड़ना भी चाहिए, और हमें अपने सैनिकों के पीछे खड़े रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि हमें छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, महाराजा रंजीत सिंह सबसे सीखना पड़ेगा कि भाई लड़ना तो है, जम से लड़ना है, लेकिन हम उनके वंशज हैं। तो कभी ऐसा कार्य ना करें कि हमारे पूर्वजों को शर्म आ जाए। हार नहीं मानेंगे, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? I get it. और हम लोग कायर नहीं है, कमजोर नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कार्य ना करें कि हमारे पूर्वजों को शर्म आ जाए। लेकिन अमीश भाई, आपने जो कहा वो इस वक्त देश में 10-12 लोग हैं, वो इसी नैरेटिव से बात करते हैं, इसी बैकग्राउंड से बात करते हैं। और जो बात आपने कहा कि लड़ते लड़ते हम राक्षस न बने, और अहिंसा परमो धर्मा की भी बात आपने की, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो इस वक्त है, और लाइन भी है, धर्म अहिंसा तथैव च। आपने जोड़ी लाइन, मैंने वही कहा कि हमें सिर्फ एक ही लाइन पढ़ाई गई, हमें एक ही लाइन पढ़ाई गई। और जो इस जनरेशन की शिकायत है, जो उसकी तकलीफ है, जो लोग हमसे शेयर करते हैं, कि देखिए आपने जो असीम भाई कह रहे हैं, जो आपने इतना सारा कुछ लिखा है, जो आपके थॉट क्लियर हैं, लेकिन हम उस बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए और पीछे ले जाएं
कि भाई यहाँ औरंगजेब आया, बाबर आए और उन्होंने क्या किया, और बनारस में क्या किया, और मथुरा में क्या किया, और अयोध्या में क्या किया। आज चीजें बदल रही हैं, लेकिन हमारी जो जो आने वाली, हम लोग भी उसके विक्टिम रहे हैं, और समय के साथ बहुत सारी चीजें दूसरी हमें खोज करने की कोशिश की हम लोगों ने, और मिली भी। और ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं था, वन वे ट्रैफिक था, तो इसलिए आज 21वीं सदी में ये जो जिसके माध्यम से हम लोग आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं। तो मेरा 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 कहना यह है कि एक तो ये तमाम सारी चीजें आजादी के बाद जो हमारे इतिहास में आनी चाहिए थी, हमारे इतिहास में से ये सब गायब है। और अमीश भाई, बहुत दूर मत जाइए, मतलब मुझे दुख इस बात का है कि सरकारें आती हैं, वो राज अपना चलाती हैं, अपनी पॉलिसी बनाती हैं। अभी हाल में, अभी मुश्किल से महाराष्ट्र में एक सरकार को बने चंद दिन हुए हैं। ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये बात अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, और ये हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 8वीं क्लास की किताब के अंदर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, लेकिन उस किताब ने भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव की बात कही है, और वहां से राजगुरु का नाम हटा करके 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कुर्बान अली। अब आप मुझे बताइए कि जब सरकारें आती हैं, उनके राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, लेकिन राजनीति तो चलती रहती है, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो काम 1947 में भारत के पहले शिक्षा मंत्री ने किया, जो शिक्षा मंत्री ना तो किसी स्कूल में गए, ना कॉलेज में गए, ना कहीं यूनिवर्सिटी में गए, और वो शिक्षा मंत्री बने, ये जो सबसे बड़ा जो हमारी तकलीफ है कि इसको कैसे बदलें, इसको कैसे अलग करें कि हम सच को सच कह पाए। ये जो हमको राजनीति के लिए कुछ नैरेटिव चाहिए होते हैं, सब सारे धर्म बराबर हैं, ये साझा संस्कृति, तो मुझे 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 थोड़ा सा इसको लेकर के कैसे आप नई पीढ़ी को किन किताबों के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि कोर्स के अंदर तो आप गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्स के बाहर कुछ और है। हम शिवाजी को जब पढ़ते हैं तो हमारे हिस्टोरियन ने लिखा ही वाज ए पहाड़ी चूहा। सावरकर के बारे में इतना गुस्सा आता है वो सुन के, हमारे छत्रपति कहा, जबकि ऐसे शब्द मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे किताब में लिखा गया। बट मैंने कहा कि हम इतने जितने भी हमारे ऐसे लोग थे जिनसे हमको इंस्पायरेशन मिल सकती थी, जिनसे हमारे अंदर पुरुषार्थ जग सकता था, वो तमाम सारी चीजें हमारी किताबों से गायब रही। अब माहौल बदला है, सत्ता बदली है, व्यवस्था बदली है, शायद कुछ हो, लेकिन मैं अपनी बात पे लौट के, क्योंकि जब आपने ये बात कहा कि आप एक गाल पे कोई चांटा मारे तो आप फिर दूसरे गाल पे आप चांटा के लिए गाल आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि मुक्का मारेंगे, और ये मुक्का बड़ा जो खास, वैसे तो घूसा लोग कहते हैं, लेकिन मुक्का मुझे मालूम है ये बनारस का शब्द है। तो मेरा कहना ये है कि हिंदी सो मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों हम जब तक छोटे थे तो हम सोचते थे सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, ये दो टर्म बहुत आते थे, लेकिन हम सेकुलरिज्म का मतलब जो हमें बताया गया, जो जिस तरीके से उसको 1976 में संविधान में डाला गया, और उस सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश के अंदर सारे काम ऐसे हुए जो एंटी सेकुलर हो सकते हैं। तो पहली बात तो है कि सेकुलरिज्म जो है वो भारत की कल्पना में नहीं थी, ये तो वेस्ट से आया हुआ एक सिस्टम था। लेकिन अभी जो इमीडिएट हम जो चीजें देख रहे हैं, उसमें एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि आप जब सनातन की बात करेंगे, आप सुहेल देव की बात करेंगे, आप गजनी को बताएंगे लुटेरा था, आप औरंगजेब के बारे, तो जैसे ही आप ये करते हैं, पिछले 70 सालों में एक लॉबी खड़ी हो गई है, वो फौरन, और ये राइट विंग लोग हैं, या आरएसएस के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में पुराने नैरेटिव को मिटाना और नया नैरेटिव लाना, ये एक बड़ी चुनौती है। आज के युवा आपसे जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से, ठीक है कोर्स की किताबों में कब ठीक होगा नहीं ठीक होगा एक अलग बात है, लेकिन कौन सी वो किताबें पढ़ें जिससे उनके अंदर जिस इतिहास का भी आपने वर्णन किया, जिस अपने पूर्वजों का आपने वर्णन किया, जिन संस्कारों सरोकारों का आपने वर्णन किया, वो कहां से ड्राइव करें, ये मुझे जानना चाहता हूं। देखिए, काफी गहरा सवाल है आपका, और ये इसमें जवाब कई पहलू में है। एक तो मैं हमारे इतिहास की बात करूंगा, फिर दूसरी बात जो मेरे हिसाब से, और हर कोई मानेगा, जो सर्वोपरि है जो है देश की एकता, और तीसरी बात जो
जो अलग सब्जेक्ट्स भी है, सिर्फ इतिहास नहीं, गणित, साइंस, सब। तो सबसे पहले जो इतिहास की जो बात है, ये एक बुद्धिजीव हैं संजीव सान्याल, पता नहीं आपने उनकी किताबें पढ़ी है कि नहीं। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं केंद्रीय सरकार में, और इतिहासकार भी हैं, किताबें लिखते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, नॉन फिक्शन लिखते हैं। उनने दो चीजें कही थी जिससे मैं कई हद तक सहमत हूं। उनने कहा था कि जिस तरह से हमारा इतिहास लिखा गया है वो अंग्रेजों के जमाने से आ रहा है, और दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी जो हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट इतिहासकार रहे हैं वो अंग्रेजों की ही नीतियों को चलाए चले आ रहे हैं। तो एक तो हमारे इतिहास में संजीव सान्याल ने कहा था कि वो बहुत दिल्ली सेंट्रिक है, कि हर बात दिल्ली पर ही केंद्रित है। तो अगर कुछ साम्राज्य ऐसे थे जो बहुत ही विशाल थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे मौर्य या गुप्ता, जिनका केंद्र दिल्ली नहीं था, जिनका केंद्र बिहार था, तो उनको हमारे इतिहास की किताब में डाल देते हैं, जो बहुत ही विशाल थे, मतलब उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई दूसरे साम्राज्य हैं जिनका दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं था, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मुगल साम्राज्य तो बहुत विशाल था, उसके बारे में लिखना तो चाहिए किताब, लेकिन लोधी जो थे वो तो जमींदार से थोड़े ऊपर थे, वो मतलब महाराज कहां से बन गए वो लोग। लेकिन लोधी के बारे में एक पूरा चैप्टर होगा, लेकिन मराठाओं को पूरा हटा दिया जाएगा। राजेंद्र चोला, जिनका साम्राज्य अकबर से भी विशाल था, उनको तो मतलब हमारे जो नेशनल जो इतिहास के जो पुस्तक जो हैं उनमें तो एक दो लाइन में बस खत्म कर दिया। राजेंद्र चोला, पेशवा के बारे में अगर आप बात करें, ये मतलब आप कह सकते हैं कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है सत्य कि संजय लीला बंसाली ने जब पिक्चर बनाई, उसके पहले महाराष्ट्र के बाहर किसने सुना था बाजीराव का नाम? आप बताइए। एक बॉलीवुड पिक्चर के कारण बाजीराव का नाम पूरे भारत देश में फैला। आप बताइए, ये दुख की बात है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। बाजीराव जी ने, अगर मतलब जहां तक मुझे ज्ञात है, 39 लड़ाइयां लड़ी थी, 39 वॉर्स, उनमें से एक भी नहीं हारा उनने। कोई ऐसा जनरल नहीं है, और उनके बारे में मतलब महाराष्ट्र के बाहर किसी को मालूम ही नहीं था। अब मुक्तापीर ललितादित्य की बात सोच लीजिए, कश्मीर के, या अहोम्स के बारे में सोच लीजिए, या गुर्जर प्रतिहारा के बारे में, या महाराज मीरा भोज के बारे में, या पाला जो बुद्धिस्ट जो थे बंगाल के, या आदिल शाहीज जो, मतलब ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं था कि आदिल शाहीज क्योंकि उनका दिल्ली पे कभी कब्जा नहीं हुआ तो आदिल शाहीज को भी हटा दिया इतिहास से। तो एक तो ये बात है, क्योंकि हमारा पूरा इतिहास जो हमें सिखाया जाता है वो उनने सिर्फ दिल्ली के ऊपर केंद्रित कर दिया है, तो पूरे भारत, संपूर्ण भारत की जो समझ हम सबको आनी चाहिए वो आती है नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है भाई, बाकी सब भी महत्वपूर्ण है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, जो इतिहास जो हमें सिखाया गया है पिछले 1000 साल में, ये हमारा इतिहास नहीं है, जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका इतिहास है। हमें हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं सिखाया जाता है, जो विदेशी जो आए उनके बारे में सिखाया जाता है। और यहां पे कई हद तक जो इंडियन फिल्म्स जो है, बॉलीवुड फिल्म्स, इनने भी कई हद तक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। हम वो फिल्म्स देख के भी हम लोग कंफ्यूजिया गए हैं, क्योंकि अगर
अगर अंग्रेजों के राज के बारे में बात होती है, अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो किसी गोरे को खड़ा कर देंगे वहां पे, है ना। मतलब मजाक में कहा है कई बार बेचारे टॉम ऑल्टर को बेचारे वो तो बेचारा दिल से हिंदुस्तानी था, लेकिन उसे खड़ा कर देते थे, ये है गोरा, ये देखो। लेकिन अगर तुर्की के बारे में बात करना था, जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो तुर्की थे, भारत के मुसलमान नहीं थे वो, तुर्की थे, बहुत क्रूर थे। उनने सिर्फ भारत पर आक्रमण नहीं किया था, अरबों के ऊपर भी आक्रमण किया था, यूरोप के ऊपर भी, चीन के ऊपर भी। और संपूर्ण विश्व के इतिहास में सबसे क्रूर, सबसे ऑलमोस्ट जानवर टाइप लोग वो सेंट्रल एशिया के तुर्की थे। जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान कहते हैं वो तुर्की थे। जिन्हें हम मुगल कहते हैं वो खुद अपने आप को मुगल नहीं कहते थे, अपने आप को तैमूरिया बुलाते थे। मुगल हम उन्हें बुलाते, तैमूरिया मतलब तैमूर के वंशज। तैमूर तुर्की था। तैमूर ने 800 साल पहले संपूर्ण विश्व के दुनिया के 5% लोगों को मार डाला। सोचिए 5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और उस जमाने में ना न्यूक्लियर बॉम्ब था, ना डायनामाइट था, ना मशीन गन था। तो लोगों को मारना था तो मतलब वो आसान काम नहीं था भाई। मतलब तलवार लेके सर काटना पड़ता था, छुरा झोंकना पड़ता था, आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया और लाखों लोग मर गए। ऐसे माहौल में तैमूर ने पूरे दुनिया के 5% लोगों को मार डाला। और ये अपनी किताब में बड़े मतलब गर्व के साथ लिखते भी थे कि हमने इतने औरतों का बलात्कार किया, हमने इतने लोगों के सर काट के ये पिरामिड बना दिया। मतलब कैसे लोग, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। मतलब सच्ची में, और सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह किया इन्हें। सच्ची में बहुत ही क्रूर थे। लेकिन इनके बारे में सत्य तो हमें बताया नहीं जाता है। और मैं ये भी प्रश्न पूछता हूं कि अगर अंग्रेजों के राज को ईसाई राज नहीं कहा जाता है तो तुर्कियों के राज को इस्लामिक राज क्यों कहा जाता है? वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। यस, आई एग्री। ये मतलब, और जब मैं वापस आता हूं बॉलीवुड के पिक्चरों पर, अगर अंग्रेजों को दिखा रहे हैं तो किसी गोरे को दिखा देंगे, लेकिन रजिया सुल्तान को दिखाना है तो हेमा मालिनी खड़ी कर देंगे, अलाउद्दीन खिलजी को दिखाना है तो रणवीर सिंह खड़ा कर देंगे, अकबर को दिखाना है तो ऋतिक रोशन या पृथ्वीराज कपूर जी को खड़ा कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं पीछे दिमाग में बिठा देंगे कि वो हिंदुस्तानी थे। भाई वो हिंदुस्तानी नहीं थे, वो सेंट्रल एशिया के थे। हमें वो चीनी दिखते, दे वुड हैव लुक्ड चाइनीज टू अस। तो अगर रजिया सुल्तान को दिखाना था, हेमा मालिनी नहीं, किसी सेंट्रल एशियन को खड़ा करना था। अलाउद्दीन खिलजी हमें चीनी दिखता, चाइनीज दिखता हमें, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया के थे, विदेशी थे। और बहुत ठीक है, अंग्रेजों के राज में भी कुछ लोग थोड़े शरीफ थे। बेंटिंग थोड़ा शरीफ था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव और डलहौजी बहुत ही क्रूर थे। वो तो हिटलर से भी परे थे। और अलाउद्दीन खिलजी, मतलब वैसे लोग तो बाप रे, मतलब हिटलर से 100 गुना बदतर। एक तो हमें सिखाया गया है कि वो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा देते हैं कि वो हिंदुस्तानी थे। नहीं, हिंदुस्तानी नहीं थे भाई, विदेशी थे। और जो आज के जो भारतीय मुसलमान हैं वो हिंदू और बुद्धिस्ट पूर्वज के ही वंशज हैं, उन्हें कन्वर्ट किया गया, तो हमारे ही लोग हैं। लेकिन ये जो इतिहास है, इसके साथ हमने, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मेड पीस विद इट। तो ये विष फैला हुआ है, क्योंकि एक साइड में लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो कुछ हुआ ही नहीं जी, औरंगजेब तो बहुत अच्छा आदमी था, वो तो सितार बजाता था, और अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत अच्छा आदमी था, वो गजल लिखता था। तो बकवास है भाई, बहुत ही क्रूर इंसान थे वो लोग। विल डुरैंट जो एक अमेरिकन इतिहासकार था, उसने कहा था दुनिया का शायद सबसे ब्लडीएस्ट इन्वेजन, भारत के ऊपर आक्रमण
तुर्कियों का था, विल डुरैंट ने कहा था। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं वो तुर्की नहीं थे, वो भारतीय मुसलमान थे। वो भी गलत है भाई। आप उनके नोबल्स के आप लिस्ट पढ़ेंगे, दिल्ली सुल्तान को तो भूल जाइए, अब औरंगजेब के टाइम में भी भारतीय मुसलमान कहीं नहीं दिखते थे, सब विदेशी थे, या तो तुर्की या अरब या पर्शियन। हमारी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि भाई वो लोग तो उर्दू में बात करते थे। भाई उर्दू तो हिंदी है, वो लोग उर्दू में बात नहीं करते थे, वो तुर्की में बात करते थे या पर्शियन में। और अगर हम हिंदुस्तानी तुर्की सुनेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर हम पर्शियन समझेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन पिक्चरों में दिखाते हैं कि रजिया सुल्तान उर्दू में गजल गा रही है, उस जमाने में उर्दू में थोड़ी बात करेगी वो। तो ये जो गलत एक धारणा हमारे इतिहास में सिखाया गया है, इसी से हमारे देश में विष फैल रहा है। क्योंकि या तो हमें बताया जाता है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, उनने कुछ मंदिर ध्वस्त नहीं किया, अरे दिखता है भाई हमें कितने पाप किए उन लोगों ने। या दूसरी तरफ कि वो भारतीय मुसलमान थे, नहीं भारतीय मुसलमान नहीं थे, वो विदेशी थे, मुसलमान थे लेकिन विदेशी थे, तुर्की थे। तो अगर ये सत्य पेश किया जाए तो शायद कई हद तक विष निकल आएगा हमारे समाज से। और मैं शिव भक्त हूं, तो मैं हर शिव भक्त से यही कहता हूं कि हाँ, हमारे समाज में इस विषय के ऊपर पॉइजन फैला हुआ है, विष फैला हुआ है, और हमें अपने भगवान की तरह ये विष निकालना है। अमीश भाई, मैं गांधी जी आए, गांधी जी का पूरा रोल, उनके बारे में चर्चा, लेकिन हमारे देश में यह है कि जब भी क्रिटिकली गांधी जी को किसी ने देखा तो एकदम सडनली उसको कुछ और बताया गया और लोग कहने लगे साहब ये तो गॉडसे के लोग हैं, ये तो सावरकर के लोग हैं, वगैरह वगैरह। खैर मैं उस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने अपने शुरू के जो आपने अपना इंट्रोडक्टरी बात कही उसमें भी आपने वो गाल और घूसे वाली बात कहती, तो कि गांधी जी का मामला था वो जवाब मिल गया। लेकिन मेरा अब अगला सवाल ये है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहिंसा गलत है, नहीं। देखिए जो ये अहिंसावादी जो फिलॉसफी है वो सबसे प्राचीन तो भारत देश में ही है, क्योंकि जैन फिलॉसफी से है। आई एग्री। और कुछ वैष्णव पंथों में भी है अहिंसावादी, और कुछ बौद्ध इसमें भी। शैव और शाक्तम में इतना नहीं है, क्योंकि शैव और शाक्तम में शायद क्योंकि हम लोग अपने मतलब हमारे भगवान तो ये कहते थे पहला बार नहीं होगा लेकिन आखिरी बार हमारा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये दोहराना चाहता हूं कि हम जो आम आदमी हैं हमें अहिंसावादी होना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम कानून को अपने हाथ में ले लें, लेकिन जो हमारे जो पुलिस है, हमारे जो सेना जो है, भाई उन्हें तो हिंसा करनी पड़ेगी ना अगर कोई देश को हानि पहुंचा रहा है। मैं बस वही कह रहा हूं बस। आई गॉट योर पॉइंट। जैसे आपने कहा कि देखिए एक आम आदमी है वो, और जितने हमारे संस्कार हैं या तमाम सारी बातें की, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि संस्कारी होना, अहिंसक होना, विश्व को अपना घर मानना, ये तमाम सारे नरेटिव एक सभ्य समाज के लिए है, जहां वो समाज जो उस समाज में बने कानूनों का पालन करता हो, संविधान के हिसाब से चलता हो। लेकिन जब पूरा का पूरा एक समाज भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो गया हो और वो अपनी मनमानी, अपनी नाजायज मांगों को, देश विरोध को, आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए एक हिंसा का सहारा लेता हो, तो समाज की बात तो छोड़ दीजिए, पुलिस एक्शन नहीं ले पाती है, पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाती हैं। तो ये जो नैरेटिव 76 में किया गया साहब सेकुलर, तो सेकुलरिज्म का भारत की मिट्टी से मुझे कभी कोई मतलब समझ में नहीं आया। और आज सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया है कि आप हिंदू देवी देवताओं की न्यूड तस्वीर बनाई है तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आजादी है, आर्ट के बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं। और अगर कोई जरा सा दूसरी तरफ कोई सवाल खड़ा कर दे तो लोग बातचीत नहीं करते, लॉजिक की बात नहीं होती। पूरा का पूरा समाज, उसमें भी लोगों ने एक नैरेटिव ये बनाया कि देखिए साहब ये कुछ लोग जो हैं खराब हैं, ये कुछ लोग जो हैं बड़े पढ़े लिखे, जो बगैर पढ़े लिखे। अब मुझे लगता है कि आज के भारत में सबके चेहरों से जो मुखौटा लगा था, चाहे वो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हो, गाने वाले हो,
उपराष्ट्रपति हो, खिलाड़ी हो, राइटर हो और सड़क पे पंचर जोड़ने वाला हो, वो सारी की सारी एक ही मानसिकता से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी किताब इज मोर सुप्रीम और उसके बाद हम मानेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने एक जगह आपका एक वाक्य पढ़ा है शुरू में, आपने कहा कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कैन ओनली बी डिफीटेड बाय रिलीजियस लिबरलिज्म, नॉट सेकुलर एक्सट्रीमिज्म। मैं आपकी बात से कुछ हद तक एकेडमिकली मानता हूं, लेकिन मेरा यहां एक बुनियादी सवाल यह है कि हमें यह बताया गया कि सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन अमीश भाई, मैं और आप जिस जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आपको शायद उस पर ज्यादा पकड़ होगी, लेकिन मैं तो आप जानते हैं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ और वहीं रहा, मेरे वालिद साहब वहीं थे, तो हमने तो जिंदगी में कुछ मंदिर भी नहीं देखा, आज तो खैर मंदिर देखे। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो नैरेटिव था कि सारे धर्म बराबर हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्लॉड था। इसमें बहुत बड़ा मैं मानता हूं कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए राजा का कोई धर्म नहीं होता, ये तो परंपरा हमारे यहां चली आ रही थी। धर्म का मतलब है दायित्व, आपकी ड्यूटी, लेकिन हमने धर्म को रिलीजन का ट्रांसलेशन मान लिया। लिहाजा जब रिलीजन की बात आती है तो लोग किताब से चलते हैं, हम धर्म की जब बात आती है तो संस्कारों सरोकारों से चलते हैं। तो ये जो क्लैश है, ये जो गलत नैरेटिव है, उसके कारण हो ये रहा है कि हमारे देश में समय समय पर जो हिंदू, जो सनातनी, जिसकी कहीं इतिहास ऐसा नहीं मिलता है, इवन भगवान राम भी जब लंका गए तो लंका में जिस कार के लिए गए वो कार किया और वहां का राज सौंपा और वापस आ गए, वहां से कोई वो 1 ग्राम सोना लेके नहीं आए। कोई ऐसा इतिहास हमें नहीं मिलता है कि हम कहीं गए हों, लूट के आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी आज एक समाज, एक मजहब इस नैरेटिव को बना रहा है कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, इस हिंदू फोबिया की बात हो रही है, इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। तो हम तो एक सभ्य समाज के तौर पे अपनी जिंदगी जीने और बचाने के लिए डेली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने जितने लोगों की आपने बात की, उन आताताइयों की बात की, लुटेरों की बात की, प्लंडर्स की बात की, आपने खिलजी की बात किया, ये तमाम सारे लोग, आज भी आपने कहा कि भारत के मुसलमान वो नहीं है, तो यहां किसी ने नहीं माना, लेकिन भारत के मुसलमानों ने ये साबित किया पिछले 70 सालों में कि हम रहे तो यहां रहे हैं, लेकिन हमारे वंशज तो टीपू हैं, हमारे वंशज तो औरंगजेब हैं, हमारे वंशज तो बाबर हैं। तो सवाल यह है कि हम उनसे एकेडमिकली उनकी आता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मुसलमान होना भारत के अंदर एक प्रॉफिट का सौदा हो गया है, मुसलमान होना बार्गेनिंग का सौदा हो गया है। ऐसे में एक सब हिंदू सनातन समाज को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो इंटॉलरेंट हो गया है। तो ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव की लड़ाई है। आप इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? देखिए, अभी इस सवाल के भी काफी पहलू हैं जवाब में, और राजनीति पे तो आप जानते हैं, राजनीति में मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ। बिल्कुल राजनीति बिल्कुल तो नहीं, मैं चाहता भी नहीं, वो तो हर दैट्स राइट, एग्री। सामाजिक तौर पर बात करूंगा। सबसे पहले तो हमारी जो प्रणाली है, स्पेशली पुलिस और कोर्ट्स की, कई हद तक कठिनाई यहीं से आती है। मेरे कई रिश्तेदार हैं जिनने पुलिस फोर्स में भी काम किया है, और आप देखेंगे कि भारत देश में जो भी बेकसूर है, कई हद तक वो कोर्ट्स पे या पुलिस पे विश्वास नहीं करता है। अगर उसके ऊपर कुछ अन्याय हुआ है, कई बार या तो खुद कुछ करने की कोशिश करेगा या अन्याय पी लेगा, और जो गलत काम करते हैं वो कोर्ट से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि केस तो चलता रहेगा, 50 साल तक चलता रहेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, फिर और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, चलते चलते 50 साल तो निकल जाएंगे। तब तक तो शायद वो खुद अपने आप मर ना जाए। तो कोई कोर्ट से नहीं डरता है। अगर वो सिर्फ एक बात से डरते हैं, वो पुलिस के एनकाउंटर से। और कोई भी देश में अगर न्याय
करने का अगर यही एक रास्ता रहे तो कई हद तक मतलब क्या ये एक सभ्य तरीका है? क्योंकि अगर आप पुलिस वाले को कहें कि समाज में ऑर्डर रखने के लिए तुम एनकाउंटर कर दो, हम सब जानते हैं, आप राजनेता को तो छोड़िए, खुद समाज ही ऐसे पुलिस अफसरों का, वो खुद समाज ही चाहता है कि पुलिस अफसर ऐसे करें। और कई बार क्या होता है कि जब 10 साल बाद जब अगर सब चीज ठीक हो जाती है, क्राइम कंट्रोल में है, तो उसी पुलिस अफसर को कानून के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमने देखा है, समाज ये साइड से वो साइड स्विंग कर जाता है और बेचारा पुलिस अफसर भी सोचेगा मैं तो समाज के लिए कर रहा था और आपने मुझे ही टंगा दिया। कठिनाई यह है कि प्रणाली बिल्कुल काम नहीं करती, जो जस्टिस सिस्टम जो है। आप देखेंगे, मैं लंदन में हूं, यूके यूएस में जो भी कानून तोड़ेगा यहाँ पे सिस्टम काम करता है। अरेस्ट किया जाएगा, जो कोर्ट का जो केस होगा 6 महीने में खत्म, और अगर जेल जाना है तो जेल चले जाओगे। तो मतलब सिस्टम काम करता है, तो लोग कानून से डरते हैं। लोग, ये एक पुलिस अफसर ने मुझे कहा था कि people are afraid of the certainty of punishment, not the quantity of punishment. मतलब कई बार अगर एक बहुत ही क्रूर एक क्राइम होता है तो समाज से आवाज उठती है और पॉलिटिशियन एक नया कानून पास करते हैं। वो कानून से क्या फायदा होने वाला है? क्या बलात्कारियों को आप 30 साल जेल नहीं, आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। लेकिन फांसी पे चढ़ेगा कैसे? क्योंकि केस तो 50 साल तक चलता रहेगा। तो आप कानून में जो भी लिख दो वो तो थियोरी है ना। तो जब तक ये प्रणाली को सुधारा नहीं जाएगा, कई लोग अब कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे और इसी कारण ये सब अंट शंट होता रहता है हमारे समाज में। जब तक कानून के प्रणाली को सुधारा नहीं जाएगा, मतलब जो पुलिस फोर्स है उसका विस्तार किया जाए, जो कोर्ट सिस्टम है उसका विस्तार किया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए, जो बार बार जो वकील, हम सब जानते हैं कि वो तारीख पे तारीख, वो तो उसके ऊपर तो पिक्चर बन गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख मिलती है, न्याय कभी नहीं मिलता। तो वो जो पोस्टपोनमेंट जो होते रहते हैं उसे कैसे रोका जाए, प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जाए, अगर ये हो जाए आप देखेंगे बाकी कई कठिनाइयां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। क्योंकि लोग जानते हैं कि किसी मीडिया वाले को बुलाओ और कहीं एक बस के टायर या बस को जला दो, वो मीडिया वाले तुम्हें पूरे देश में तुम्हारा यश फैला देंगे और फिर तुम नेता बन जाओ, क्योंकि तुम्हें सजा तो मिलने वाली है नहीं, केस तो चलता रहेगा 50 साल तक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इशू है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार कैसे लाया जाए, ये एक बात है। दूसरी बात, हाँ ये मैं मानता हूं, और ये मतलब धर्म का अनुवाद एकदम गलत किया गया है कि धर्म रिलीजन है। धर्म रिलीजन नहीं, धर्म का मूल है ध्रुव। ध्रुव मतलब जो चीजों को बांधता है, दैट विच बाइंड्स। रिलीजन का अनुवाद होगा पंथ। ये एक बात तो है कि कई हद तक भारत देश में जो हिंदू जो हैं कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को मतलब कई हद तक याद भी है, लेकिन कई हद तक भूल भी गए। मूल कठिनाई ये है। और मैं इसका दोष हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी डालूंगा। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि किसी भी तरह बच्चे को बस अंग्रेज बना दिया जाए। हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे स्पिरिचुअलिटी शास्त्र के बारे में, हमारे साइंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। और मैं सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब हार्ड साइंसेस सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहा हूं।
अगर आपको स्कूल में गणित सिखाया जाता है तो आपको यूक्लिड या पाइथागोरस सिखाया जाएगा, भास्कराचार्य या बौधायन नहीं सिखाया। आप मेडिसिन पढ़ेंगे तो आपको चरक सुश्रुत नहीं सिखाया जाएगा, आपको हिपोक्रेटिस सिखाया जाएगा। वो कौन है भाई? ग्रीक है। अरे पहले हमारे तो सिखाओ। हर विषय में आपको लिटरेचर पढ़ना है तो फिर आपको शेक्सपियर सिखाया जाएगा, कालिदास या भास या थिरुवल्लुवर नहीं सिखाए जाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? और चूंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को समझते हैं नहीं, तो अगर कोई कुछ इशू रेस करता है, या तो हम पीछे हट जाते हैं या गुस्से से रिएक्ट करते हैं, दोनों जो गलत है। मतलब शांति से, आत्मविश्वास से, लेकिन स्ट्रेंथ से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार लोग मुझे ऐसी चीजें नहीं कहते जिससे दिल को ठेस पहुंचती है, लेकिन मैं कभी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई अगर कोई आपको खुरेद रहा है तो इसलिए कर रहा है कि आप गुस्सा हो जाए, फिर वो दुनिया को दिखाएगा, ये देखो ये है इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता। तो आपको क्या रखना चाहिए? आत्मविश्वास रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्स देना चाहिए। और ये कब आप दे पाएंगे? जब आपके दिमाग में, आपके दिल में हमारी संस्कृति का ज्ञान रहेगा। आपने तो जो बात कही आशीष भाई, उसमें एक चीज साफ समझ में आती है कि देखिए, आपने जो अपना जीवन बताया खास तौर से शुरू का, जो तमाम सारे संस्कार की बात है, घर के अंदर तमाम महाभारत हो, रामायण हो, और वो तमाम सारी चीजें आपको घर से मिली, वो बाद में आप स्कूल से नहीं मिली, वो आपको स्कूल कुछ नहीं मिलता था, कुछ स्कूल नहीं में कुछ मिलता। नहीं मिलता था। जी जी जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम यार इन द लास्ट लेग ऑफ आवर कन्वर्सेशन, मैं छोटे छोटे आपसे जवाब चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों कौन क्या बात कह रहा है इसका बड़ा महत्व होता है। एक अच्छी बात कोई ऐसा आदमी कहे तो लोग कहते हैं अरे हम ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, इनका कोई एजेंडा होगा, इनका कोई, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेट होंगे। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ किया होता है, उसे अपने इस कहने न कहने से उसकी पर्सनालिटी पे, उसके कैरियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे 3 छोटे छोटे मुद्दे हैं भारत में जिन पे आज चर्चा होती भी है और पॉलिटिकल पार्टीज बड़े डर से करती हैं, लेकिन माहौल बदला है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं और उठा रहे हैं। ये हमारे देश में एक कन्वर्जन जो है, वो हर तरीके का कन्वर्जन चल रहा है, पूरे के पूरे आदिवासियों का, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, यहाँ एक मेजर कन्वर्जन का एजेंडा चल रहा है। और लोग बाहर से आते हैं और वो यहाँ आकर के उनको उनको उनकी गरीबी को, उनकी 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 पारिवारिक बैकग्राउंड की कमजोरी के कारण उनको अलग अलग तरीके से जादू तमाशा दिखा करके कन्वर्ट करते हैं। और उस कन्वर्जन में दोनों ही शामिल हैं, यानी दोनों जो मजहब किताब से चलते हैं, जिनका कोई पैगंबर है, जिनकी कोई किताब है, वो इसको धड़ल्ले से करते हैं, जबकि मुझे नहीं मालूम कि उनके कन्वर्जन उनकी किताब में है या नहीं है। एक तो कन्वर्जन को लेके बात हो रही है कि एक एंटी कन्वर्जन बिल लाया जाए। दूसरा, भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है। हम सेकुलर हैं, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी कमीशन अलग से बना हुआ है, या मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से बना हुआ है। यहाँ आदमी आदमी के बीच में भेद है, एक सिटीजन के बीच में भेद है। तो एक ये है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या भारत के सामने है कि हमारे यहाँ क्वालिटी पॉपुलेशन तो घट रही है, जो क्वालिटी पॉपुलेशन है वो घट रही है, और जो सरकार पे डिपेंड है, जो टैक्स पेयर से चल रही है, और जो सिर्फ इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर लिटरली वो उनका कोई कंट्रीब्यूशन उस टाइप से नहीं है, लेकिन वो देश के ऊपर भी बोझ है, वायलेंस में सबसे आगे है, चीजों को खराब करने में सबसे आगे है, और वो किसी बीमारी के दरमियान, किसी महामारी के दरमियान भी अपनी उस फिलॉसफी को चलाते हैं। तो कन्वर्जन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल पे आपका छोटा छोटा जवाब चाहिए कि भारत सरकार अगर आपकी बात सुनती हो और देश अगर आपकी बात को जानना चाहता हो, तो अमीश त्रिपाठी के इन तीनों चीजों के ऊपर क्या विचार है? नहीं, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि भाई मैं छोटा आदमी हूं, भारत सरकार मेरी बात क्यों सुनेगी। लेकिन कन्वर्जन के ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, और मेरा मानना है कि अगर इंसान खुद
अपने इच्छा अनुसार अपना पंथ बदलना चाहे तो ये उसके ऊपर है, लेकिन कन्वर्जन मार्केटिंग जो है वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन मार्केटिंग की बुनियाद क्या है कि मेरा पंथ सत्य है और आपका पंथ गलत है। बुनियाद तो यही है ना कन्वर्जन मार्केटिंग का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खुद अपने दिल से कुछ आवाज आई है, आपको खुद करना है, ये आजादी होनी चाहिए। मैं हर चीज की आजादी का मैं समर्थक हूं, अभिव्यक्ति की आजादी, पंथ बदलने की आजादी, ये आपके ऊपर है। और हम भाई, हम पाकिस्तान थोड़ी ना है, हम भारत है, हम आजाद देश है, लिबरल देश है। तो लेकिन कन्वर्जन मार्केटिंग जैसा मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से ये धारणा इस बात पर होती है कन्वर्जन मार्केटिंग कि एक पंथ सही है, फलाना पंथ गलत है, एक भगवान सही है, बाकी देवी देवता गलत है। अगर ये आपकी मूल धारणा हो तो इससे अगला कदम घृणा और हिंसा ही होगा। तो मैं इस मूल धारणा के ही खिलाफ हूं। मैं अपने भगवान, मैं शिव जी पर विश्वास करता हूँ, शिव भक्त हूँ, ओम नमः शिवाय कड़ा पहनता हूँ, रुद्राक्ष माला पहनता हूँ, रोज सुबह महामृत्युंजय जप करता हूँ, शिव जी की आराधना करता हूँ, और कभी छिपाता नहीं हूँ बात, सीना ठोक के कहता हूँ मैं शिव जी का भक्त हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे देवी देवताओं का तिरस्कार करूं, ये गलत बात है और मैं कभी करूंगा भी नहीं। और सिर्फ हिंदू देवी देवता की नहीं, जो भी अलग जो पंथ जो है किसी की, मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जो रास्ता है वो गलत रास्ता है। इसीलिए मैं कन्वर्जन मार्केटिंग के खिलाफ हूं और इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा भी। दूसरा बात था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का। देखिए, इसके ऊपर संजीव सान्याल ने एक अच्छा, एक संजीव सान्याल भी नहीं और एक अभिनव प्रकाश करके जिन्हें बड़ा अच्छा लिखा था, आई थिंक शायद दैनिक जागरण में, दोनों ने ये लिखा था कि भाई आप हमारे जो प्राचीन जो साम्राज्य थे उनमें आप देखेंगे कि दो मॉडल्स हैं। एक तो था सम्राट अशोक का मॉडल, दूसरा था आचार्य चाणक्य का मॉडल। सम्राट अशोक का मॉडल ये था कि भाई सरकार जो है हर चीज में दखलंदाजी करेगी, ओके, कि आप क्या खाएंगे, आप क्या, सब हर चीज में। और सम्राट अशोक का था ऐसा, उनका एक डिपार्टमेंट भी था जो लोगों को मतलब एक मार्केटिंग करने की कोशिश करता था कि भाई आप ऐसे खाओगे, ऐसा करोगे, सब। और उसमें क्या होता है कि सरकार इतनी ज्यादा चीजें करने की कोशिश करती है कि कुछ भी चीज वो ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे आप एक भी चीज ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन आचार्य चाणक्य का मॉडल ये था कि सरकार सिर्फ कुछ चीजें करेगी, ओके, सिर्फ बहुत कम चीजें, बाकी सब वो समाज के ऊपर छोड़ देगी। भाई तुम्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, उससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं, वो समाज के ऊपर है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिर्फ सरकार करे। मतलब आचार्य चाणक्य का ये था भी कि किसी ने भी अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो उसकी खैर नहीं, ओके। तो पुलिस और इंटेलिजेंस की जो प्रणाली थी बहुत सशक्त थी। और आप चाणक्य नीति आपको पढ़ना चाहिए, मतलब क्या महान उनके जो विचार थे, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, वो सब उनने लिखा था। लेकिन सरकार के ऊपर उन्हें नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि भाई ये मेरा सुझाव है, बच्चों को ऐसे करना चाहिए, लेकिन सरकार का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। आप निर्णय करें, आप माँ बाप हैं, आपको बच्चों को कैसे पालना है वो तो आपके ऊपर है। तो उनमें से एक चीज ये भी था कि सरकार का ये होगा कि कानून सिर्फ कुछ इलाकों में बनाया जाएगा, वेरी फ्यू थिंग्स। हमारे संविधान में ऐसा है कि इतने कानून हैं और हर चीज में कानून घुसने की कोशिश कर रहा है, जहां कई चीजों में जो उनको घुसना नहीं चाहिए। सो कुछ कम एरिया में कानून बनाया जाएगा
लेकिन जो कानून होगा सबके ऊपर एक ही कानून लागू होगा, कुछ भेदभाव नहीं होगा। करेक्ट। मेरा मानना है कि चाणक्य नीति शायद बेहतर है हमारे जैसे विशाल देश को चलाने के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार हम लोग शायद भारतवासी ही हम लोग समझते नहीं हैं कि भारत एक सामान्य देश से बहुत ज्यादा विशाल है। हमारा जो भारत देश है वो तो एक कॉन्टिनेंट है बेसिकली। आप पूरी नॉर्थ अमेरिका, पूरे यूरोप, पूरी मिडिल ईस्ट की आबादी जोड़ लें, उससे ज्यादा आबादी हमारे भारत देश में। आप पूरी नॉर्थ अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा मिडिल ईस्ट के सब जो भी भाषाएं हैं उनको जोड़ लें, उससे ज्यादा भाषाएं हमारे देश में। तो इतना विशाल है। तो इसमें अगर हर चीज में सरकार घुसने की कोशिश करे तो जैसे आज पिछले 70 साल में वो कहते हैं ना स्टेट कैपेसिटी बहुत कम है, तो बहुत कम कानून होने चाहिए, लेकिन हर एक पे एक ही कानून होना चाहिए। ये चाणक्य नीति थी जिससे मैं सहमत हूं। तो इस हिसाब से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सबके। And what about this population दूसरी बात control? तो पॉपुलेशन, इस बात पे मैं आपसे सहमत नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो स्पेशली 1991 के बाद जो हमारे जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं जिनमें बढ़ोतरी हो रही है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ज्यादा और ज्यादा लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं हमारे देश में। हर एरिया में 30 साल पहले हम करीब, हमारी पूरी इकोनॉमी का साइज था शायद 100-200 बिलियन डॉलर, अभी 3 ट्रिलियन डॉलर है हमारी। यूके से ज्यादा बड़ी है हमारी इकोनॉमी, जिस देश में मैं अभी रह रहा हूं। वापस तो भारत देश ही आऊंगा, मरूंगा मैं भारत देश में, लेकिन यहाँ पे सरकार के काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे 3 साल। तो बढ़ोतरी तो बहुत हुई है पिछले 30 सालों में। प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी है। ग्रेजुएशन आप देखेंगे, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट्स बहुत बढ़ गए हैं, जो पढ़ना लिखना है उसमें बहुत बढ़ गए हैं, कंपनियां बहुत बढ़ गई हैं, टैक्स पेयर्स बहुत बढ़ गए हैं। पिछले करीब 25-30 सालों में, अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है, तो करीब 20 से 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर खींचा गया है, और इसी रफ्तार में हम लोग चलते गए। तो शिव जी की कृपा रही तो 5-10 साल के बाद कोई भी गरीबी की रेखा नहीं होगा, तो हमें गरीबी की रेखा को ही ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि और भी आगे बढ़े। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिशा तो सही है। और हमारे जो आप नेबरहुड में देखेंगे, हमारे इर्द गिर्द जो देश जो हैं, बांग्लादेश भी आर्थिक स्थिति में तो बहुत बढ़ोतरी कर रहा है। कई लोग मानेंगे नहीं कि, लेकिन आज और शायद कुछ ही सालों में बांग्लादेश पाकिस्तान के आगे निकल जाएगा। क्या हाल था बेचारे बांग्लादेश का 40 साल पहले, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इतने अत्याचार किए थे बांग्लादेशियों के ऊपर। तो बांग्लादेश भी आगे निकल रहा है, श्रीलंका भी धीरे धीरे आगे निकल रहा है, नेपाल भी आगे निकल रहा है। बस एक पाकिस्तान है जो जो पूरे रीजन का, वो तो पूरे दुनिया भर का, वो मैडेलिन ऑलब्राइट ने कहा था, पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन, पूरे दुनिया का सरदर्द है वो। तो अब ये क्या करे, ये ईश्वर कभी कभी इम्तिहान लेता है कि इतना सुंदर देश है हमारा, सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है भारत देश में। नदियां हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी प्रणाली है, और दिशा भी अच्छी है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कठिनाई ये है कि बाजू में पाकिस्तान देश है, अब क्या करें। सरदर्द का देश है वो। अमीश भाई, मेरा आखिरी सवाल है। आई नो कि आपने जो समय सीमा निर्धारित की थी वो एक्सीड है, क्योंकि आप लगातार जो है, मैं देख रहा हूं कि आपके पास कुछ ना कोई इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी भारत के चीफ ऑफ आर्मी ने एक बात कही थी जी। और उन्होंने कहा कि भारत जो है इस समय 2.5 यानी 2.5 युद्ध में
मुत्तला है, इन्वॉल्व है। और उसमें उन्होंने कहा एक हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है और एक वेस्टर्न बॉर्डर है। कुछ हद तक भारत ने वेस्टर्न बॉर्डर को कर्टेल किया है बहुत सख्ती के साथ। ईस्टर्न बॉर्डर का आपको अभी जो हो रहा है वो सबको, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि ये जो 2.5 फ्रंट है उसमें 2 फ्रंट की लड़ाई फौज लड़ेगी, लेकिन एक जो आधा फ्रंट है वो इस देश के अंदर है। और देश को अंदर से वही चुनौती है जितनी हमें ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर से है। एक वामपंथी एक विचारधारा है जिसके कारण इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट का ग्रुप है। और आज भी हम देख रहे हैं चीन से हमारा तनाव है और सुबह शाम बहुत सारे लोग जो हैं वो चीन की पैरोकारी कर रहे हैं। और एक दूसरा ग्रुप है जो जिसे हम इस्लामिक कह सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ किसी भी मामले में सबूत मांगता है। और हम यहां देखते हैं कि एक खास किस्म की राय होती है। ये जो जो आधा फ्रंट जो भारत की चुनौती है, जिसको आर्मी चीफ ने कहा एक हिंदुस्तानी होते हुए, और हिंदुस्तान पे आपकी पैनी निगाह है, और हिंदुस्तान की आप उन तमाम कमजोरियों को भी समझते हैं, कमियों को भी समझते हैं। आपको इस जो अंदरूनी चैलेंज है, जो विद इन इंडिया चैलेंज है, जिसे आर्मी मानती है, जिसे तमाम सारे बड़े बड़े दानिश्वर भी मानते हैं, इस आधे चैलेंज के लिए सरकार की ज्यादा कोशिश होनी चाहिए या समाज को उससे लड़ना चाहिए? मेरा आपसे अंतिम सवाल है। देखिए, मैं भारतीय सेना की बहुत इज्जत करता हूं, और आर्मी चीफ ने जो कहा था वो वक्तव्य मैंने स्वयं तो नहीं सुना है, तो शायद उसके ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। और आप ये भी जानते हैं कि मैं, मतलब आज के तारीख तो मैं कूटनीतिज्ञ भी हूं, एक डिप्लोमेट हूं, तो जिसके कारण कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं जिनमें मुझे रहना पड़ता है, जो सही भी है। तो कुछ विषयों पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, और आशा है आप समझेंगे भी, क्योंकि डिप्लोमेट को हमें यस यस आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट जी जी हमें अपने दायरे में रहना पड़ता है, जो सही भी है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, तो सही भी है। हमारी नौकरी, तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उन रेखाओं की इज्जत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये पूरे दुनिया के लिए एक कठिनाई का दौर है, एक बदलाव का दौर है। और जो हम सब, हर पंथ के, हर संप्रदाय के, हर रीजन के, हर भाषा बोलने वाले, जो भारत माँ के जो सुपुत्र जो है, हम सबको, ये राजा सुहेल देव मैंने किताब क्यों लिखी है, इनसे हमें सीखना चाहिए कि जब हम भारतवासी एक होते हैं, कोई माई का लाल हमें हरा नहीं सकता है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 1000 सालों में जब जब भी हमने युद्ध हारा है, उसका शायद सबसे बड़ा रीजन यही रहा है, अंदरूनी बिखराव। दूसरों को हमें हराना नहीं पड़ा, हमने खुद अपने आप को हरा दिया। और कुछ ना कुछ विषय ढूंढकर, कुछ भी रीजन या एक्सक्यूज ढूंढकर हम एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। और जब भी हमने ये किया है, हमने हारा है। राजा सुहेल देव से हम यही सीख सकते हैं कि अगर हम एक हो जाएं। और राजा सुहेल देव ने उनने जो सेना जो एकत्रित की, हर जाति के हिंदू, भारतीय मुसलमान, बौद्ध, सबको एकत्रित किया और एक सेना बनाई, और उन्होंने विदेशियों को मार भगाया। यही सीख हमें आज दोहराने की जरूरत है। जो 2020 जो है, ये आप देख सकते हैं बहुत कठिन साल है। कब तक ये कठिनाई का वक्त चलेगा, कौन कह सकता है। लेकिन देखिए, अगर माँ भारती को ही कुछ हो गया, तो हम जो उनके संतान हैं, हम भी कहां बचेंगे।
तो हम सबको माँ भारती के लिए लड़ना है, सबको एक होके माँ भारती के लिए लड़ना। मैं बस यही कहूंगा। लास्ट में बस 2 लाइन में मैं चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान का यूथ है, जब वो आपकी तरफ देखता है, आपके विचारों को देखता है, आपकी क्लैरिटी को देखता है, आपके थॉट प्रोसेस को देखता है, तो वो आपसे ये सुनना चाहता है कि वो अमीश त्रिपाठी ने जो कुछ बचपन के संस्कारों के माध्यम से जो आपकी बुनियाद थी, उसमें आपने निजी तौर पे भी, और जो कुछ आज आप भारत राष्ट्र को दे रहे हैं, ये बड़ा बहुमूल्य है। उन 2 वाक्यों में अमीश भाई, जो आज का युवा सनातन के लिए लड़ रहा है, अपने पूर्वजों के इतिहास को खोज रहा है, और उसे एक भूख पैदा हुई है जो पिछले 70 सालों में नहीं थी। पहली बार मैं ये भूख भारत के अंदर देख रहा हूं, और उसमें दुनिया भर में तमाम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उसके एक अवेयरनेस है। उनकी उस भूख को कैसे आप सही डायरेक्शन दे सकते हैं, ये मैं आखिर में मेरा आपसे सवाल है। ये देखिए, मैं कौन होता हूँ सही डायरेक्शन देने वाला? मैं बस अपने कार्य कर रहा हूँ, अपने कर्म कर रहा हूँ, और जो मेरे जो सोच विचार हैं उसे कभी कभार पेश करता हूँ। शायद मैं इसी बात पर ये अपना वक्तव्य खत्म करूंगा कि एक रामचरितमानस में लिखा गया था कि प्रभु श्री राम ने ये कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी परे है, स्वर्ग से भी ऊपर है। जितनी इज्जत हम अपनी माँ की करते हैं, और हम सब अगर मतलब सबका योगदान रहा है, जो भी मेरी जो शख्सियत है, सबसे बड़ा योगदान तो मेरी माँ का रहा है, और जितनी इज्जत मैं उनकी करता हूँ, उतनी ही इज्जत मुझे अपनी मातृभूमि की भी करनी चाहिए। और कोई अगर मेरी माँ को कुछ कहेगा या मेरी माँ को कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो भावना मेरे दिल में जो आएगी उस समय, वही भावना जब कोई मातृभूमि के ऊपर उंगली उठाए, वही भावना निकलनी चाहिए। और अगर हम सब भारतवासी ऐसे ही अपनी मातृभूमि को ऐसे ही देखें जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं, तो इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। असीम भाई, आपने इतनी जबरदस्त बातें कही हैं, और लास्ट मैसेज आपका बहुत पावरफुल है कि अगर आप अपनी माँ को पवित्र मानते हैं, अपनी माँ के संस्कारों को पवित्र मानते हैं, और उस माँ से बढ़ के अगर आपके लिए कोई नहीं है, तो फिर मातृभूमि से बढ़ के न पाकिस्तान हो सकता है, न बांग्लादेश हो सकता है, न सऊदी अरब हो सकता है, न चीन हो सकता है। ये मैसेज है आपका उन लोगों के लिए जो अपनी मातृभूमि से ज्यादा विदेशी भूमि के लिए जान देने को और जान लेने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर, लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा कि जी जी जी, मेरा मानना है कि बहुमूल्य भारतवासी ज्यादातर और हर संप्रदाय के इस देश के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए हमारा देश खड़ा है। हाँ, कुछ लोग हैं, बहुत कम है, बहुत कम है उनकी तादाद, क्योंकि अगर उनकी तादाद ज्यादा होती तो भारत माँ इतनी शक्तिशाली नहीं होती। आज भारत माँ से हमसे ज्यादा ताकतवर देश भी लड़ने से थोड़ा सा कतराते हैं। उन्हें मालूम है कि भारत माँ के बहुत सपूत हैं जो देश के लिए लड़ने मिटने को तैयार है, हर संप्रदाय में। मेरा ये मानना है। थैंक यू असीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लंदन से बैठ करके आपने इतना समय दिया, इतनी बढ़िया बातें आपने बताई, और मुझे इस सब में सबसे ज्यादा जो अपील की है वो अमीश भाई के जो आपके सारे संस्कार हैं, मतलब कोई आपने सेंट जेवियर जाके नहीं सीखे
किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं सीखे, वो जो आपके माँ से, परिवार से जो मिले हैं, आज आप शायद, मैं समझता हूं, आपका नाम, आपकी ख्याति, आपके विचार, आपकी सोच, वो इतने इतने ताकतवर तरीके से इम्बाइब हैं आपके अंदर कि किसी भी चुनौती को आपने सामना किया और आप एक कामयाब इंसान हैं। और कामयाबी में मैं ये नहीं मानता कि आप विदेश में हैं, मैं कामयाबी इस मानस मानता हूं कि इस सब के बावजूद भी आप में वो संस्कार जिंदा हैं और आप उनको, अपने संस्कारों को प्रदर्शित करने, बताने में कहीं अपोलोजिस्टिक नहीं होते। मुझे लगता है कि आज आपका ये जो बातचीत है अमीश भाई, ये युवाओं के बीच में इसका बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। और पर्पस भी मेरा ये था कि आपको लोग सुने, आपने मुझे वक्त दिया और ये बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अमीश भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।